भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस बात से परेशान हैं कि न्यायपालिका को लेकर लोगों के बीच ये नैरेटिव बन रहा है कि जज लोग जजों को बचा लेते हैं। यानी न्यायपालिका से संबंधित लोगों का मामला जब न्यायपालिका में जाता है तो सुनवाई किसी प्रभाव में होती है। वो सुनवाई साफ सुथरी और स्पष्ट नहीं होती। अपने संगी साथियों को बचा लिया जाता है, यानी जज लोग अपने साथी जजों को बचा लेते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल की एक घटना जिसमें द्विषा शर्मा नाम की एक महिला की संदिग्ध मौत होती है। पति वकील है और मां गिरिबाला सिंह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी है। यह घटना जब से हुई है तब से माहौल विवादित बन चुका है और अपने आप में इस घटना ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया कि एक ही दिन में देश की न्यायपालिका का जो पिरामिड है, यानी जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस पंचोली की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया और यह चिंता भी जताया गया कि इस मामले में मीडिया ट्रायल खूब हो रहा है और चूंकि आरोपी पक्ष यानी ससुराल वाले पक्ष के लोग पति और सास न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं तो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है। यानी लोगों के बीच भरोसे की कमी है कि आरोपी वकील और पूर्व जज हैं तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर सवाल तो यह है कि यह नैरेटिव क्यों बन रहा है? क्या ऐसा नैरेटिव एक दिन में बनता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस तरह के नैरेटिव दशकों में पैदा होते हैं। इतिहास देखकर ही वर्तमान और भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। आज चीफ जस्टिस इसी भरोसे की कमी से परेशान है, तो हमने सोचा कि क्यों न कुछ मामलों को याद दिलाया जाए और खुद भी याद किया जाए कहां से ऐसे नैरेटिव जन्म लेते हैं। तो आइए एक दो नहीं बल्कि कम से कम 5 मामलों को खंगाल कर देखते हैं जब आरोपी न्यायिक पक्ष से जुड़े हुए थे और उनके मामलों में कथित रूप से वही होता हुआ दिखा जिसका नैरेटिव अभी बन रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। समझने वाली बात यह भी है कि देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां यानी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी कई मामलों में न्यायिक पक्ष से जुड़े लोगों की कायदे से जांच भी नहीं कर पाई। उन्हें जांच करने की परमिशन नहीं मिल पाती है और इन एजेंसियों को कहना पड़ा कि आरोपियों को यूं ही जजों ने बरी कर दिया। कायदे से सबूतों को देखा सुना भी नहीं। जो प्रमुख सबूत थे उनको नजरअंदाज करके कथित रूप से आरोपियों को बचाया गया। और ये बात सीबीआई ने कहा है। सीबीआई कई केसों को लेकर इस अदालत से उस अदालत जा रही है। तो तैयार हो जाइए उन 5 मामलों को सुनने के लिए और ये समझने के लिए कि ऐसे मामलों में जब आरोपी न्यायपालिका से जुड़े होते हैं तो लोगों को संदेह क्यों होता है, क्यों डर लगता है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, क्यों ऐसे वक्त में भरोसे की कमी आती है। मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2008 में एक केस बड़ा फेमस हुआ था, कैश एट जजेस डोर। इस केस में हुआ ये कि मिलते जुलते नाम 2 जजों के थे। मुंशी ने एक जज को कथित घूस पकड़ाने के बजाय दूसरे के घर पहुंचा दिया। यानी आरोप यह लगाया गया कि एक जज के घर पर 15 लाख रुपया कैश पहुंचा, लेकिन असल में वो किसी और जज के यहां जाना था, यानी घूस किसी और को देना था। कंफ्यूजन नाम को लेकर हो गई और ये 15 लाख का कैश कथित रूप से पहुंचना था जस्टिस निर्मल यादव के यहाँ, लेकिन क्लर्क बेचारा गड़बड़ा गया, पहुंच गया जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहाँ। यानी निर्मल और निर्मलजीत में कंफ्यूजन हो गई, गलत जगह पैसा पहुंच गया घूस का और मामला बिगड़ गया, बवाल शुरू हो गया। और तो और ये कैश भेजने का आरोप हरियाणा के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल और अन्य कई लोगों पर था। इनमें से कुछ रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि यह पैसा एक केस में जुडिशियल फेवर यानी रिश्वत के रूप में भेजा गया था। पहले यह मामला चंडीगढ़ पुलिस देख रही थी, बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन हाउस इंक्वायरी शुरू किया। 3 जजों की कमेटी बनी और इस कमेटी ने माना कि पैसा संभवतः जस्टिस निर्मल यादव के लिए ही गया था। ध्यान रहे इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जज जस्टिस मदन बी लोकुर भी शामिल थे। तो इस कमेटी ने माना कि यह घूस जस्टिस निर्मल यादव के लिए था, लेकिन फिर बाद में तत्कालीन चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन ने जस्टिस निर्मल यादव को क्लीन चिट दे दिया। इसी वजह से यहां भी पारदर्शिता पर सवाल उठे कि जब कमेटी ने गड़बड़ी माना था तो चीफ जस्टिस ने क्लीन चिट क्यों दिया, कैसे दे दिया। बहरहाल आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया क्योंकि आप जानते हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ जांच करने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन चाहिए होता है। मामला चलता रहा। इसी बीच एक आरोपी की मौत भी हो गई। साल 2016 में आरोप तय हुए, मगर 29 मार्च 2025 को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जस्टिस निर्मल यादव और बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाई, सबूत भरोसेमंद नहीं थे। यानी सोचिए कि भ्रष्टाचार का यह मामला, दरवाजे पर कैश का मामला साल 2008 के मार्च महीने में शुरू होता है और मार्च 2025 में आकर सीबीआई की अदालत हाई कोर्ट की महिला जज और 3 अन्य लोगों को बरी कर देती है। यानी 17 साल ये मामला चलने के बाद इन लोगों को बरी कर दिया जाता है। सोचिए 17 साल।
मगर सीबीआई को ये बात मंजूर अभी भी नहीं है। सीबीआई फिर से इसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज कर रही है और इस आधार पर हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। अब जरा ध्यान से सुनिए कि सीबीआई ने कहा क्या। सीबीआई की दलील है कि ट्रायल कोर्ट ने जस्टिस निर्मल यादव और अन्य के खिलाफ जो क्रेडिबल एविडेंस थे उनको गलत तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, यानी जो मजबूत सबूत थे उनको गलत तरीके से खारिज कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया। उन सबूतों को देखा ही नहीं गया। सीबीआई का कहना है कि सबूतों की एक स्ट्रांग चेन हमने बनाया था। फोन कॉल रिकॉर्ड था, धारा 164 सीआरपीसी के बयान थे, कैश रिकवरी 2.5 लाख की अतिरिक्त खुशामंदी की लेन देन वाली चीजें थी, हवाई टिकट और भी तमाम चीजें मौजूद थी। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया वो किसी भी रूप में मंजूरी के लायक नहीं है। यानी सीबीआई कहती है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत थे, कोर्ट ने उनको गलत तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, यानी छोड़ दिया। और कोर्ट ने 17 साल बाद ये कहकर छोड़ दिया कि सीबीआई के पास सबूत नहीं थे। लेकिन जरा सोचिए कि 17 साल तक यदि आरोप तय नहीं होते, सजा नहीं मिलती, तो इससे जनता के बीच क्या नैरेटिव बनेगा। जब न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, तब भी न्यायपालिका समयबद्ध तरीके से मामले का निपटारा न कर सके, तो इससे क्या नैरेटिव बनेगा माननीय चीफ जस्टिस, आप ही बताएं। अब आ जाइए दूसरा मामला देखिए। सुधीर परमार जो कि पंचकुला में सीबीआई और ईडी मामलों के स्पेशल जज थे, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों जैसे M3M इंडिया और IREO ग्रुप से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लिया और अनुचित लाभ लेने की कोशिश किया, यानी घूसखोरी का आरोप लगा। केस 2023 में शुरू हुआ। एसीबी पंचकुला ने एफआईआर दर्ज किया, मगर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। इस मामले में सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोप लगाया था कि जज सुधीर परमार ने 2 कंपनियों से जुड़े बिल्डरों को पेंडिंग मामलों में फायदा पहुंचाने की कोशिश किया। आरोप था कि इन कंपनियों के प्रमोटर्स को ईडी केस में फायदा देने के लिए 5 से 7 करोड़ की रिश्वत मांगी गई। आरोप यह भी लगा कि जज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भतीजे को उसी कंपनी में नौकरी भी दिलवाया, यानी इस तरह का फायदा लेने के भी आरोप लगे जज के ऊपर। उधर दूसरे पक्ष ने कहा कि इन कंपनियों से और उनके लोगों से संबंधित कोई केस जज सुधीर परमार ने सुना ही नहीं या फिर तय ही नहीं किया, इसलिए रिश्वत का मोटिव ही नहीं बनता। हालांकि तमाम तरीके के आरोप लगने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद जज सुधीर परमार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। बाद में कोर्ट ने माना कि जो सबूत है उनके आधार पर मुकदमा नहीं चलाने लायक है। 5 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब ये दोनों मामले तो भ्रष्टाचार से संबंधित थे। एक दहेज हत्याकांड को भी सुन लीजिए। साल 2013 के गुड़गांव का केस है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि गर्ग की मौत हो जाती है। गीतांजलि को 4 गोलियां लगी थी। ससुराल पक्ष में पति सीजेएम थे और उनके पिता भी रिटायर्ड सेशन जज थे, वो भी आरोपी थे और उनकी पत्नी भी आरोपी थी, यानी पति सास ससुर आरोपी बने। बहू की लाश के पास ही पति की लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद हुई थी, यानी जज पति की। स्थानीय पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध आत्महत्या के रूप में देखा। बाद में सीबीआई की एंट्री हुई। साल 2016 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया और यहां सीबीआई ने हत्या की धारा नहीं लगाया, बल्कि दहेज हत्या, क्रुएलिटी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलाया। मगर बाद में पता चला कि मृतका गीतांजलि के भाई प्रदीप अग्रवाल जो कि मुख्य शिकायतकर्ता थे और प्रमुख गवाह भी थे, वो ट्रायल के दौरान बदलते हुए नजर आए और कह दिया कि रवनीत ने यानी पति ने कभी भी गीतांजलि को दहेज के लिए परेशान नहीं किया, कोई कार या फ्लैट की डिमांड नहीं किया। अंत में यह साबित नहीं हो पाया कि गोली किसने चलाई और फिर पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने रवनीत गर्ग और उनके माता पिता को बरी कर दिया। कहा गया कि सबूत कमजोर थे और गवाह बदल गए, यानी एक जज की पत्नी की गोली लगने से संदिग्ध मौत होती है, सीबीआई दहेज हत्या का केस बनाती है, लेकिन मर्डर चार्ज नहीं लगाया जाता। बाद में मुख्य गवाह बदल जाता है और सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए आरोपी जज रवनीत गर्ग और उनके माता पिता को बरी कर दिया गया। यानी सोचिए कि एक जज की पत्नी पूर्व जज की बहू की 4 गोली लगने से मौत हो गई। गोली किसने चलाई, मौत कैसे हुई, ये पता नहीं चल पाता। देश की प्रमुख जांच एजेंसी और तमाम अदालतें, जज सब मिलकर कुछ नहीं कर पाते और एक सवाल बन के रह जाता है कि गीतांजलि को किसने मारा। मात्र 28 साल की उम्र में एक महिला 4 गोली की चपेट में दुनिया छोड़कर चली जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, अदालत को सबूतों में नहीं मिलता। सीबीआई जज कहते हैं कि यहाँ आत्महत्या वाली बात संतोषजनक नहीं है, क्योंकि चिन इंजरी अगर आखिरी गोली थी तो चेस्ट इंजरी समझ नहीं आती, और अगर चेस्ट इंजरी फैटल थी तो फिर चिन पर जो इंजरी है उस पर गोली लगना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट में कोर्ट ने कहा कि 7 बुलेट फायर हुई, 6 रिवॉल्वर से और 1 बुलेट 7.65 mm पिस्टल्स, यानी 2 हथियार इस्तेमाल हुए। इसलिए क्राइम सीन पर तीसरे व्यक्ति की भी संभावना बनती है। यहाँ पर जांच में बहुत बड़ी कमी के आरोप लगे। हथियार पर फिंगरप्रिंट की जांच नहीं हुई, सीसीटीवी नहीं था और भी बहुत सारी चीजें निकली, मगर एक जज की पत्नी और एक पूर्व जज की बहू को किसने मारा, मौत कैसे हुई, ये पता नहीं चल सका और आरोपी बरी हो गए।
ये 3 मामले आपने देख लिए। अब चौथा ताज़ा मामला याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का केस। मगर गोगोई साहब के मामले पर आने से पहले आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वर्तमान चीफ जस्टिस ने ही हाल फिलहाल में कहा था कि रिटायरमेंट के ठीक पहले जो जज हैं वो चौका छक्का लगाने लगते हैं, यानी कई बड़े मामलों में फैसले देने लगते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये चौका छक्का खाली रिटायरमेंट से पहले ही नहीं लगता है, ट्रांसफ़र से पहले भी लगता है। यहीं पर पंजाब हरियाणा में ही ये चीज़ देखने को मिली है कि ट्रांसफ़र से 2 दिन पहले एक जज साहब हैं, उन्होंने बड़े बड़े आरोपों में कुछ लोगों को बरी कर दिया। आइए अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। इनका एक केस था, महिला ने इन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये खुद ही आरोपी थे और अपने ही केस की सुनवाई करने बैठ गए, खुद को क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद इनकी एक करीबी अधिकारी ने पीड़ित महिला को सुने बिना ही महिला को सजा सुना दिया, यानी पीड़ित महिला को सुने बिना ही पीड़ित महिला को ही सजा दे दी गई और रंजन गोगोई को मिल गई क्लीन चिट। महिला के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी खूब प्रताड़ित करने की कहानियां सामने आई कथित रूप से। और जिस अधिकारी एसपी सिंह ने पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के मामले में ये विवादित काम किया, उन एसपी सिंह को वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट में जज बनाया, क्योंकि वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बेहद करीबी माने जाते थे। कहा जाता था कि संबंध इतने मधुर थे कि चीफ जस्टिस के वर्तमान सफर में गोगोई साहब का बड़ा हाथ है, यानी कथित रूप से गोगोई साहब के सहयोग से जस्टिस सूर्यकांत आगे निकलते रहे। और गोगोई साहब के मामले में जिस रजिस्ट्रार एसपी सिंह ने एक महिला को उसका पक्ष सुने बिना सजा सुना दिया था, उन एसपी सिंह को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट में जज बना दिया। सवाल है कि जिस व्यक्ति ने एक पक्ष को सुने बिना ही सजा सुना दिया हो किसी महिला को, पीड़ित महिला को, उस व्यक्ति से क्या निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद की जा सकती है? क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? आज जस्टिस सूर्यकांत इस बात से परेशान है कि गलत नैरेटिव बन रहा है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों के मामले में निष्पक्ष सुनवाई होगी कि नहीं होगी, और न्यायपालिका उन्हें बचा रही है। तो सवाल है कि जिस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, यदि वो खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देंगे, अपने ही मामले की खुद ही सुनवाई करेंगे, जज बन के बैठ जाएंगे, तो ये भरोसा बनाने वाली बात है कि भरोसा गिराने वाली बात है? इसी तरह जस्टिस वर्मा का केस याद करिए, करोड़ों कैश जलने की बात सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिलीज किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, और तो और पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं हो रहा था और कुछ होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इतने दिनों तक जब ये मामला लटका के रखा गया, फिर इससे क्या नैरेटिव बनता है? यही ना कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका खामोश रहती है और अपनी हर कमी को, अपनी हर बुराई को चुपचाप दबा ले जाते हैं ये लोग। यहाँ एक बात और समझने वाली है, जस्टिस वर्मा बार बार कहते रहे कि पैसा उनका नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर इस देश में एक हाई कोर्ट जज को फंसाया जा सकता है तो कौन सुरक्षित है, और फंसाने वाला कितना बड़ा आदमी होगा सोचिए। और इतने बड़े मामले में कोई जांच नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता, और हुजूर चुपचाप अपना इस्तीफा दे देते हैं, कुर्सियां छोड़ देते हैं, अब कोई जांच नहीं, काम खत्म। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में द्विशा शर्मा नाम की एक महिला की अपने ससुराल में संदिग्ध मौत होती है। खबरों के अनुसार वो फंदे से लटकी हुई मिली। परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न करते थे। इनके पति समर्थ सिंह वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं। इन पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। सीबीआई जांच की भी बात सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कायदे से जांच की जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ये नैरेटिव देखकर बहुत दुखी हैं कि आरोपी पक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रही हैं अदालतें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा चुका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मौत से जुड़े कई सवाल अभी भी साफ नहीं हुए हैं। उधर आरोपी पूर्व जज यानी सास गिरिबाला सिंह को घटना के कुछ ही दिन बाद अग्रिम जमानत मिल गई थी। सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचती है और सरकार ने कहा कि आरोपी पूर्व महिला जज जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और जमानत पर यदि ये बाहर रहेंगी तो साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं, यानी इनके खिलाफ जो सबूत हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। अब इस मामले में 27 मई की तारीख दे दी गई है। वैसे आप भी जरा कल्पना करिए कि यदि आरोपी सास पूर्व महिला जज न होती तो क्या सामान्य केस में, सामान्य लोगों के केस में भी ऐसे मामले में किसी आरोपी को इस तरह से अग्रिम जमानत दनादन मिल सकती थी? इन्हीं अदालतों में तमाम लोगों को सालों साल जेलों में खाली इस आधार पर रखा जाता है कि छूट जाएंगे तो बाहर जाके सबूत प्रभावित कर देंगे, जबकि स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो भी सबूत होंगे वो सब जांच एजेंसी के पास चले गए होंगे, कुछ भी बचा नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए दनादन अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि नैरेटिव एक दिन में नहीं बनता। हमारे चीफ जस्टिस, प्रिय चीफ जस्टिस साहब, पूर्व में न्यायपालिका ने जो किया है
उसी के आधार पर लोग कल्पना करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है जो कि भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। दहेज तो अपने आप में बुरा है ही, लेकिन एक चीज हम आए दिन देखते हैं कि ससुराल पक्ष बहू को प्रताड़ित करता है, वो टॉर्चर की जाती है, अलग अलग डिमांड की जाती है। लड़की के परिवार वाले सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, मगर फिर भी इस बात से डरते हैं कि लड़की ससुराल छोड़कर आएगी तो बदनामी हो जाएगी। यानी चाहे बेटी मर जाए, मार दी जाए, तलाक जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। न जाने कौन से समाज की चिंता की जाती है, और इसी समाज की चिंता ने न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी निगल लिया। लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से, यदि पुरुष पक्ष किसी भी रूप में एक चवन्नी की भी डिमांड कर दे तो ऐसी जगह रिश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग मानवीय रिश्तों को महत्व नहीं देते, जो पैसे लेकर रिश्ते बनाते हैं, आप उन पर जिंदगी भर के लिए भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो पैसे का लालची है, धन का लालची है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार लालच दिखाएगा। लालची व्यक्ति हमेशा लालची रहेगा, उसकी डिमांड कभी भी आ सकती है, वो पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले एक बात दिमाग में सेट रखिए कि सामने वाला यदि एक पैसे की भी डिमांड कर दे या फिर किसी भी रूप में लालच दिखा दे, धन और संपत्ति के लिए राल टपकाता हुआ नजर आए, तो ऐसे रिश्तों को तुरंत लात मार दीजिए। ऐसे रिश्तों में जिंदगी भर खटास रहती है, और कभी कभी वो खटास या तो जिंदा लाश या फिर मृत लाश के रूप में नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी के भरोसे मत छोड़िए। ईश्वर ने सबको अकेले अकेले भेजा है, इसलिए अकेले भी जीवन बिताया जा सकता है। जरूरी नहीं कि किसी का सहारा और किसी का भरोसा हो। किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों के कहने सुनने के चक्कर में अपनी बेटियों की जिंदगी में जहर मत घोलिए। शादी करते वक्त सिर्फ सामने वाले की संपत्ति पर ही नजर न दौड़ाएं, उसके चरित्र को भी देखें। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।